नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। इन डेप्थ में आपका स्वागत है। इन डेप्थ जन चौक का वह कार्यक्रम है जिसमें हम लोग उन सवालों या मुद्दों के तह में जाने की, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जिनसे इस समय दुनिया उलझ रही है। इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि जो दुनिया भर में लोकतंत्र का संकट आया हुआ है, हर जगह जो ये लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे मार्क्सिस्ट लोग बोर्जुआ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो डेमोक्रेसी आज खतरे में नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी का दौर था, उसमें जो लिबरलिज़्म का दौर था, वो पीछे चला गया है और जो कंज़र्वेटिज़्म या अब तो बहुत सी जगह पर जिसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट फासिज़्म कह रहे हैं, वो दौर आ गया है और लोगों के अधिकार हैं या जो खुलापन है समाज का, वो सारी चीज़ें आज खतरे में नज़र आ रही हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं, अब इसका विकल्प क्या है? सवाल ये है, क्योंकि ये तो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो, विकसित देश हों, यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो या एशिया के देश हों, अब चाहे जिसमें कि सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने को कहने का जो फ़ख्र करता रहा है अपना देश भारत। हर जगह कुछ चीज़ें सिमिलर, बिल्कुल एक जैसी होती हुई पिछले कुछ सालों के दरमियान दिखी हैं और ये संकट जो लगातार गहराता ही चला गया है। तो ज़ाहिर है कि अब इस सवाल पर लोग सोचने लगे हैं कि इसका समाधान क्या है? इसका हल क्या है जो हालात हम लोगों के बीच में आज पैदा हो गए हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशन के यानी समाधान के नज़र से जब चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तब एक चीज़ बहुत साफ़ हो जाती है कि जिस लिबरल डेमोक्रेसी को आज खतरे में माना जा रहा है, उस लिबरल डेमोक्रेसी के इमर्जेंस का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा और उस ऐतिहासिक संदर्भ के साथ ही उस लोकतंत्र को कैसे उसमें वास्तविक जो डेमोक्रेसी का कंटेंट है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, उसको कैसे डाला जाए, यह बात भी हमेशा बहस में और चर्चा के दायरे में रही है। हम लोग अगर छोटा-सा एक जो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिससे हम लोग देखते हैं, उस पर गौर करें, तो समझा यह जाता है कि ये जो लिबरलिज़्म है, ये एक समय जो दुनिया में मोनार्की थी और फ्यूडलिज़्म था, सामंतवाद था, उससे नए उभरते हुए जो जो नया कैपिटलिज़्म था, बोर्जुआ जो क्लास था, उसने उससे अपने को लिबरेट करने के लिए जो संघर्ष किया, उससे इस लिबरल डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस दुनिया में आया, अस्तित्व दुनिया में आया। इसमें कई अच्छी बातें थी, इसमें लोगों को कई तरह की आज़ादियाँ मिली, इसमें लोगों को कुछ एक नए ढंग से अपने राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी करने का मौका मिला। लेकिन ये चीज़ें एक दौर के आगे नहीं बढ़ सकीं, इसलिए नहीं बढ़ सकीं कि जब वही क्लास जिसने फ्यूडलिज़्म से अपने को आज़ाद करने के लिए इस डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज़ किया था, उसको लोकप्रिय बनाया था, जब उसके हाथ में सारे पावर्स आ गए, तो उसने इसका जो विकास क्रम है, जो इवोल्यूशन है, उसका जो अगला स्टेज हो सकता था कि उसमें अधिक से अधिक लोगों को उसमें पार्टिसिपेट बनाया जाए, उस प्रोसेस को उसने रोक दिया और फिर वहाँ से एक नया क्राइसिस जो खड़ा हुआ, वह उसी क्राइसिस के कई फेज हैं, जिसके एक फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। इस फेज के बारे में चूँकि आज फासीवाद शब्द काफ़ी चर्चित हो गया है, लोग कहते हैं कि फासिज़्म का दौर आ गया है, तो इसके बारे में भी एक समझ ये बनी हुई है कि ये फासिज़्म और ये जो लिबरलिज़्म है, ये केवल 2 फेज की बात है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फासिज़्म जो है वो लिबरलिज़्म के खिलाफ है, बल्कि लिबरलिज़्म और फासिज़्म 2 चरण हैं, जब जो व्यवस्था अपने उसको लगता है, कॉन्फिडेंट है, वो आत्मविश्वास उसमें होता है कि वो ठीक से चल रही है और उसको कोई खतरा नहीं है, तो वो लिबरल होने को अफ़ोर्ड कर अपनी उदार व्यवस्था को वो कायम रखती है। लेकिन जैसे ही वो खतरा उसके सामने आता है, तो उसमें खुद उसके भीतर से ही वो ताकतें पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं, जिनके हित प्रभावित हो सकते हैं अगर उन्होंने जो
लिबरल डेमोक्रेसी को जारी रखा तो हम लोग आज इसी फेज में पहुंचे हुए हैं और इसीलिए ये सवाल है कि इसका विकल्प क्या है। जब हम लोग विकल्प की बात करते हैं तो इस विकल्प का भी इतिहास लंबा है। ये जो बहस है विकल्प की, ये बहुत पुरानी बहस है और सिर्फ बहस ही नहीं है बल्कि उसको एक ठोस रूप में, मटेरियल रूप में वो विकल्प तैयार करने की कोशिशें भी इतिहास में हुई हैं। और वो इतिहास बहुत पुराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 साल की बात है, जिसमें ये सारी कहानियाँ में लिखी भी गई हैं और ये सारी कहानियाँ दुनिया के सामने आई हैं, अनफोल्ड होकर दुनिया ने उसका अनुभव किया है। तो आज हम लोग जो एक उस विकल्प के तौर पर जो बहस रही, जिसको कि विकल्प बताया गया, जिसे कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये विकल्प आखिर क्या है और क्या ये विकल्प आज प्रासंगिक है, आज संभव है। क्या ये संभव है कि दुनिया जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से निकलकर वो इस विकल्प को अपना सकती है। ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो विचार में वैचारिक रूप से 19वीं सदी के में इसका हम लोग देखते हैं कि इस पर ये चर्चाएं होने लगी थी कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, जिसने कि एक ख़ास तरह की पॉलिटिकल सिस्टम, लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है, उसमें उन सवालों के जवाब नहीं हैं जो मेहनतकश आवाम के सवाल होते हैं। तो मेहनतकश आवाम को तभी अपने अधिकार और अपनी ज़िंदगी को बेहतर स्थितियां देने में कामयाबी मिलेगी जब वो इस लिबरल सिस्टम के जगह सोशलिस्ट सिस्टम को कायम कर लेगा। लेकिन ये बातें 1917 तक सिर्फ विचारों में थी। सोवियत यूनियन अस्तित्व में आया, रूस में जो जारशाही के खिलाफ पहले लिबरल डेमोक्रेसी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके कुछ ही महीनों के बाद जब सोशलिस्ट सिस्टम वहाँ कायम किया गया तो उसका एक एग्जिस्टेंस देखने में आया। और वो जब एग्जिस्टेंस हुआ तो उसने इस बहस को दुनिया भर में इसको फैला दी। दुनिया ने एक नया प्रयोग होते हुए देखा जहाँ पर एक ऐसी राज्य सत्ता कायम हुई जिसने अपने पॉलिसी, अपनी सोच, अपने हर एफर्ट, अपनी हर कोशिश के केंद्र में सबसे गरीब लोगों को, जो सदियों से जिनकी कभी कोई खोज खबर नहीं ली गई थी, उन लोगों को सेंटर में रखकर उससे अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश की और एक खास तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया। और उस सिस्टम की जो उपलब्धियां हैं वो वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं, सभी जानी पहचानी हैं कि कैसे एक देश देखते देखते मुश्किल से 50 साल में उसका जो काया पलट हुआ और उसका यह दबाव ऐसा बना कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज थी उन्होंने भी अपने यहाँ अपने वर्कर्स को, अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए इस भय से कि कहीं वो लोग जो एक नया प्रयोग हो रहा है उससे इतने ज़्यादा इंस्पायर ना हो कि वो उन लिबरल डेमोक्रेसीज के सिस्टम में भी उथल पुथल कर दें, वहाँ भी कोई रिवॉल्यूशन का रास्ता वो अपना लें। उन्होंने एक वेलफेयरिज्म को, वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को अपने यहाँ लागू किया। उसके तहत बहुत उपलब्धियां हुई। जो धनी देश थे यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पर हेल्थ केयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, जो कैपिटल है, पूंजी है, उस पर नियंत्रण करके जो वर्किंग क्लास है, कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण, उत्पादन में उनका बेहतर हिस्सा उनको मिले, ये सारी चीज़ें करने की मजबूरियां वहाँ भी बनी। और उसकी वजह से वो एक वहाँ भी एक नए तरह के अनुभव लोगों को हुए, नया तजुर्बा हुआ। लेकिन वो सारी चीज़ें 1990 के बाद पलट गईं जब हम लोगों ने देखा कि सोवियत यूनियन किन्हीं वजहों से वो कोलैप्स किया, वो ढह गया और उसके बाद ये जो नया दौर आया उस दौर को हम लोग होते हुए देख रहे हैं। इसलिए आज ये सवाल है कि क्या इस दौर में फिर से इसका समाधान क्या एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का प्रयोग है। अब ये प्रयोग इस समय किस रूप में हम लोगों के सामने है, इस पर इसके लिए गौर करना पड़ेगा। अभी जब ये बहस काफ़ी तेज हुई है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जो है उसके क्या रूप हो सकते हैं, तो ये बहस एक बार फिर चीन की जो सफलताएं हैं वहाँ से खड़ी हुई है। पूरे पश्चिमी दुनिया में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र वहाँ पर बहुत ही डावाडोल स्थिति में है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो सफलता हुई उसने वहाँ के जो लिबरल खेमा है उसको बहुत परेशान किया
और 2020 के चुनाव में जो बाइडेन थे उन्होंने लोकतंत्र बचाने के नाम पे चुनाव लड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि वो जब सत्ता में आएंगे तो दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो पहल करेंगे और उसके लिए उन्होंने कुछ सम्मेलन वगैरह किए भी। जब वो उन्होंने आज की दुनिया का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको उन्होंने लोकतंत्र बनाम तानाशाही, ऑथोरिटेरियनिज्म के रूप में बताने की कोशिश की और जो ऑथोरिटेरियन देश हैं, जो तानाशाही देश हैं, उनकी समझ में उसके रूप में उन्होंने खासकर, वैसे तो बहुत से देशों का वो जिक्र आता है, लेकिन खासकर जहां उनका निशाना था वो था चीन। उसके जवाब में पिछले करीब 3-4 साल में चीन ने ऐसे कई दस्तावेज बनाए हैं, ये बहस छिड़ी है जिसमें उसने अपने लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र कहा है, अपने सिस्टम को। उसने ये कहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो होल प्रोसेस डेमोक्रेसी है। वो 5 साल की में 1 दिन आने वाला लोकतंत्र नहीं है, जब 1 दिन लोग वोट डालते हैं। 5 साल, अमेरिका में 4 साल में होता है चुनाव, तो 5 साल या 4 साल में आने वाला लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी एक सर्वांगीण प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है और जिसमें अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1860 में चुने गए थे, उन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करने वाला सिस्टम है। तो ये चीन ने कहा कि ये 3 चीज़ें हमारे सिस्टम में हैं, हम इसको दिखा सकते हैं और इसके अलावा हमारा जो पूरा सिस्टम ही जनता के लिए है, ये उन्होंने क्लेम किया। और उसके तो यह जो दावा है, एक जो इसके पहले सोवियत यूनियन का दावा था कि उनका जो लोकतंत्र है वही असल लोकतंत्र है, इन दावों का आधार क्या है, इन दावों को कैसे समझा जाए, यह बात आज एक इंटेलेक्चुअल्स के सामने या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि ये एक वास्तविक बहस है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो फेल हो रही हैं, लिबरल डेमोक्रेसी डगमगा रही हैं। जैसा कि हमने आरंभ में ही हमने बात किया कि चाहे आप भारत से को देख लें, यूरोप को देख लें या अमेरिका को देख लें, हर जगह एक जैसी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। तो उस समय घूम फिर कर फिर ध्यान जाता है कि जो दूसरा दावा है कि उनके दावे में कितना दम है, क्योंकि उनके बारे में आम धारणा तो यही है कि वहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं होते हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, एक उत्पीड़ित ऐसा समाज है जहाँ लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है, ये धारणाएं हैं। तो फिर वो कैसे दावा ये करते हैं कि उनका जो डेमोक्रेसी है वो होल प्रोसेस डेमोक्रेसी है, वो वही असली डेमोक्रेसी है। उनके दावे का आधार ये है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोक, जनता, आम लोग। लोकतंत्र जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रीक के वर्ड से डेमोक्रेसी बनी है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब उनका तंत्र, यानी लोगों का तंत्र, उनका सिस्टम, लोगों का सिस्टम। तो उनका क्लेम ये है कि हमारे पूरे सिस्टम के सेंटर में लोग हैं। कैसे? उसके जो पक्ष में उनकी दलीलें हैं, उनके तर्क हैं, वो तर्क ये हैं कि आप हमारे यहाँ लोगों की जो मटेरियल कंडीशन है, उनका जो भौतिक जीवन है, यानी उनके जो रोजी रोटी का सवाल है, उनके रहन सहन का सवाल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सवाल है, उनके हेल्थ का जो सवाल है, अगर उनकी जीवन प्रत्याशा, जिसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, उस पर आप गौर करें, ये सारी चीज़ों को आप गौर करें तो इसमें एक अभूतपूर्व प्रगति बहुत छोटे समय में दिखती है। जैसा कि हम लोगों ने सोवियत यूनियन के बारे में जिक्र किया कि 50 साल के भीतर उस देश, एक पिछड़ा हुआ देश, एक देश जो कि पूरी तरह से खेती पर जिसकी अर्थव्यवस्था थी, सामंती देश था, सामंतवाद से पीड़ित देश था, उस देश में इतनी तेज़ी से शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का विकास हुआ, प्रगति हुई कि उस देश ने, एक तो उसने फैसिज्म के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई को वो जीत सका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, और उसके बाद उसने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखने जैसी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा और भी बेशुमार उपलब्धियां हैं इस तरह की। इसी तरह ये चीन जब में रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 में, 1949 में, तब कहा जाता है कि उस समय चीन एक अफीमचियों और वेश्याओं का देश था। इतनी उसकी दुर्दशा थी, वहाँ असीम गरीबी थी। लेकिन उस देश ने 70 साल के भीतर, अभी एक अमेरिका की संस्था है हैमिल्टन इंस्टीट्यूट,
उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि अभी दुनिया में जो 10 सबसे क्रिटिकल, सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, उसमें चीन ने 7 में बढ़त बना ली है। 7 में वो अग्रणी देश बन गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और देखते-देखते एक वो देश जो कि पूरी तरह से बँटा हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तमाम तरह की सांस्कृतिक पिछड़ापन था, वो देखते-देखते एक आधुनिक देश के रूप में इमर्ज करके सामने आ गया। यह ठीक है कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसीज़ की तरह इलेक्शन नहीं होते हैं। संभवतः वहाँ बोलने की भी वैसी आज़ादियाँ नहीं हैं, जैसी आज़ादियाँ पश्चिमी दुनिया में हैं। लेकिन यहाँ पर बहस ये खड़ी होती है कि कुछ आज़ादियाँ वैसी होती हैं, जो संविधान में या कानून में लिख दी जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग उन आज़ादियों का इसलिए उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसका उपयोग करने के योग्य नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिली, जो व्यक्ति रोज़मर्रा की उसकी समस्याएँ ऐसी हैं कि वो देश दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, विचारधारा के बारे में उसके पास सोचने या उसका ज्ञान प्राप्त करने का उसके पास न तो संसाधन है, न समय है। तो ये सवाल उठता है कि उस व्यक्ति के लिए बोलने की आज़ादी का कितना मतलब रह जाता है, कितना महत्व रह जाता है और इसी तरह तमाम तरह की आज़ादियों के बारे में ये सवाल उठाए जा सकते हैं। तो जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, उनका क्लेम है कि हमने लोगों को उस स्तर तक सक्षम बनाया है या हम सक्षम बनाने में जुटे हुए हैं, जब वो अपनी आज़ादियों का उपभोग करने में सक्षम होंगे। वो आज़ादियाँ केवल कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पे लिखी नहीं होंगी, बल्कि वो व्यक्ति इतने वो सक्षम होंगे कि वो उन आज़ादियों को अपने जीवन में जी सकेंगे। उनके यहाँ उनका ये दावा है कि जो सामाजिक अधिकार होते हैं, जो आर्थिक अधिकार होते हैं, इस मामले में जो लोगों के जो अधिकार हैं, वो रियलाइज़ हो रहे हैं। उनके मतलब वो वास्तविक रूप से लोग उसे अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। राजनीतिक अधिकारों के बारे में ज़रूर वो स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक अधिकारों के बारे में यानी जो वोट देने का अधिकार है या जो चुनाव लड़ने का अधिकार है या ये जो एक प्रेस फ्रीडम है, हालाँकि प्रेस फ्रीडम भी एक बहुत ही विवादास्पद मसला है क्योंकि अक्सर अब देखा ये गया है कि जो प्रेस फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जो प्रेस लगाने में यानी जो मीडिया का मालिक होता है, ये उसकी आज़ादी होती है। कहीं भी वो आज़ादियाँ असल में ना तो पत्रकारों की होती हैं ना उस आज़ादी के माध्यम से आम जन के जो बुनियादी सवाल हैं, उनको उठाए जाते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज़्म है इस क्रिटिसिज़्म को आधार बनाकर सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज़ का ये क्लेम है कि वो आज़ादियाँ हमारे यहाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन हमने जो सामाजिक जीवन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों को जनता के हिसाब से ढालकर, जनता के मुताबिक इनके सिस्टम बनाकर हमने उनके जीवन को जीने लायक बनाया है और उनका जो जीवन है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो उसमें एक चमत्कारिक बदलाव आया है, देखते-देखते कुछ दशकों के भीतर। तो ये एक दावा लिबरल डेमोक्रेसीज़ का है। आज चूँकि यह देखने में आ रहा है कि जो देश जिन्होंने अपने जनता में निवेश किया, जनता में को इन्वेस्ट किया और जनता को सक्षम बनाया, वो आज अनेक क्षेत्रों में सफल हो रहे हैं। जबकि वो देश जो पहले जिन्होंने साम्राज्यवाद की वजह से या जो उन्होंने देशों को गुलाम बनाया था, उनका जो शोषण किया, उससे जो धन आया, उसकी वजह से वो धनी हुए थे और उन्होंने अपने यहाँ एक बेहतर सिस्टम बनाया था, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया था। वो देश आज डगमगाते हुए दिख रहे हैं। तो अब जबकि हम ये एक कॉन्ट्रास्ट है, ये 2 तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं, तो हम लोग इस पर विचार करना हम लोगों के लिए ज़रूरी भी हो जाता है और ये हम लोगों के सामने सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या जो संकट हम लोग झेल रहे हैं, इसके विकल्प के तौर पर हम लोग सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज़ के जो प्रयोग हैं, उन पर हम लोगों को अपना ध्यान ले जाना चाहिए। उनसे कुछ तजुर्बा सीखना चाहिए कि उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई, जिसकी वजह से वो एक चमत्कारिक उपलब्धियाँ वो हासिल कर पाए। करिश्माई जो उनकी सब कामयाबियाँ हैं वो हासिल कर पाए और आखिर दूसरी तरफ क्या वजहें हैं, क्या उनके यहाँ ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई गईं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में
इस तरह की ऐसी विसंगतियों को आने दिया गया, जिसने आज खुद वहाँ के लोग जो हैं, उनको इस बात के लिए चिंतित कर कर दिया है कि उनका सिस्टम फेल्योर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर बाकायदा हर जगह यह डिस्कोर्स है कि उनका लोकतंत्र खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिसका स्थान फांसीवाद ले सकता है, कोई तानाशाह ले सकता है। वहाँ सारा जो एक अनुभव था जर्मनी में पहले नाज़ीवाद, इटली में फांसीवाद का, उस तरह की व्यवस्थाएँ वहाँ आ सकती हैं। ये आशंकाएँ वास्तविक हैं। तो इसका सार संक्षेप के तौर पर हम लोग इस बिना कोई अभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचे भी, यह बात तो हम लोगों के सामने ज़रूर ही आती है कि क्या हम लोग इस बहस से बच सकते हैं? अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं, तो क्या केवल जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं उन तक ही चर्चा अगर हम लोग सीमित रखते हैं, तो कोई समाधान निकल सकता है? या हम लोगों को जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज़ के जो प्रयोग हैं, जो पिछले 100 साल में अनेक देशों में हुए, सोवियत यूनियन से लेकर क्यूबा में, वियतनाम में, चीन में, उनके अनुभवों से, उनकी नीतियों से भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए और उन चीज़ों को चर्चा में लानी चाहिए, ताकि हम अपने डेमोक्रेसी में बेहतर कंटेंट डाल सकें, बेहतर बहस को चला सकें और एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ सकें जब ये आज जैसा संकट हम लोगों को फिर से ना झेलना पड़े। तो आज बस इतना ही। आपका साथ होने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।